हुआ कुछ ये है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा संशोधन विधेयक 2026 का एक ड्राफ्ट बिल जारी किया है, जिसमें कहा यह गया है कि अंत्योदय अन्न योजना AAY, जिसे आय के नाम से भी जानते हैं, इसके तहत जो मिलने वाली व्यवस्था, राशन की जो व्यवस्था है, उसमें प्रति परिवार जो 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता था, उसे अब प्रति व्यक्ति 7 किलोग्राम करने का प्रावधान किया जा रहा है। बोले ये क्या मतलब हुआ? 35 किलोग्राम प्रति परिवार मिला करता था। परिवार में एक सदस्य है, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, पांच हैं, आपको 35 किलोग्राम ही मिलता था। 5 से अधिक हैं तो भी 35 ही, 5 से 6, 7, 8 जितने भी हैं 35 किलोग्राम प्रति परिवार अनाज मिला करता था। अब सरकार प्रति परिवार में उपस्थित जो सदस्य हैं उनके आधार पर व्यक्ति 7 किलोग्राम देने का प्लान कर रही है, लेकिन केवल 5 तक ही। ऊपर 6 हो गए तो फिर आपको यह नहीं कि 42 केजी मिलने लगेगा। तो इसके अंदर होने क्या वाला है? एक व्यक्ति है तो 7 किलोग्राम ही अनाज मिलेगा, दो हैं तो 14 किलोग्राम ही मिलेगा। पहले दो सदस्यों वाले परिवार को भी 35 किलोग्राम अनाज मिला करता था। यह जब बात बाहर निकल कर आती है तो जो विजय हैं, मुख्यमंत्री जोसेफ विजय, तमिलनाडु के सीएम, और CPIM जो ग्रुप है केरला से, वो इस बात के विरोध में आ गए। बोले साहब ये तो सही नहीं है, आप इस तरह से करके हमारे साथ गलत कर रहे हो। अब क्या गलत हो रहा है उसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इस नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल के बारे में जान लेते हैं। क्या है ये एक्ट, क्या है, और फिर मसौदा बिल क्या है वो भी जान लेंगे। एक्ट क्या है? एक्ट हमारे संसद के द्वारा 2013 में पारित किया गया एक ऐसा बिल था जिसमें यह तय किया गया कि हमारे देश के अंदर अंत्योदय अन्न योजना सबसे गरीब परिवारों के लिए और प्राथमिक परिवार योजना प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स के लिए लागू की गई, जिसमें यह तय किया गया कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 75% और शहरी क्षेत्रों के 50% लोग जो गरीबी रेखा में हैं, अत्यधिक गरीब हैं, उन्हें कैसे मुफ्त में अन्न उपलब्ध कराया जा सके। इसमें से जो अंत्योदय अन्न योजना थी उसमें तो प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित की गई, लेकिन जो प्राथमिक सदस्य थे यानी PHH परिवार जो थे, जिन्हें आप लोग प्रायोरिटी हाउस होल्ड कहते हैं, इन प्रायोरिटी हाउस होल्ड को चावल 3 रुपए किलो, गेहूं 2 रुपए किलो और मोटा अनाज 1 रुपए किलो देने का प्रावधान किया गया था। इस प्रकार से देश के अंदर गरीबों को खाद्यान्न मिलता रहे, यह सुनिश्चित करने का काम हुआ। अब अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिक परिवार, इनके लिए कुछ क्राइटेरिया रखे गए थे कि किन्हें तो 35 किलोग्राम प्रति परिवार मिलेगा और किन्हें 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं मिलेगा। इनके कुछ क्राइटेरिया थे। 2013 में यह एक्ट आया और इसके माध्यम से देश के अंदर बड़ी मात्रा में लोगों की खाद्यान्न आपूर्ति सुनिश्चित की गई। केंद्र और राज्य ने तय यह किया कि केंद्र सरकार खाद्यान्न खरीदेगी, राज्यों को उसे बांटेगी, उसको ट्रांसफर करेगी और फाइनेंशियल हेल्प उपलब्ध कराएगी। और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ये पहचानेगी कि बेनिफिशियरी कौन है, कौन सी जगह से यानी फेयर प्राइस शॉप कौन सी ओपन की जा सकती है, कहां पर शिकायत निवारण किया जा सकता है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्टेट के हाथ में दे दिया। प्रोक्योरमेंट, खरीदारी जो किसानों से खरीदनी है, जो आप MSP के माध्यम से खरीदते हुए देखते हैं, वो केंद्र सरकार करेगी और केंद्र सरकार राज्यों के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट करेगी। यह था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। इसके माध्यम से अंत्योदय अन्न योजना और प्रायोरिटी हाउस होल्ड, इन दोनों के अंदर अन्न का वितरण शुरू हुआ। फिर आती है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। जब कोरोना काल आता है तो 2020 के अंदर प्रधानमंत्री के द्वारा यह अनाउंस किया जाता है कि जो ये 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो वाले लोग थे, इन्हें भी अब मुफ्त में अनाज दिया जाएगा, क्योंकि देश में कोरोना का एक राहत पैकेज अनाउंस हो रहा था। तो ऐसे में 26 मार्च 2020 को तय हुआ कि खाद्यान्न, चाहे वो प्रायोरिटी हाउस होल्ड हो, चाहे अंत्योदय अन्न योजना वाला हो, दोनों को ही अब मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार ने एक बड़ा वित्तीय बजट निकाला कि भाई ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के नाम से, गरीब कल्याण अन्न योजना के नाम से, ये जो फ्री फूड ग्रेन स्कीम है, इसको नाम से जाना जाएगा। यानी कि एक प्रकार से जो प्रधानमंत्री के द्वारा फ्री अनाज बांटने का प्रोग्राम किया गया कोरोना के समय में, उसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के नाम से जाना शुरू हुआ। अब ऑलरेडी देश में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट चल रहा था और प्रधानमंत्री के द्वारा ये जारी कर दिया गया। इन दोनों को मर्ज करके अगले 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का ही प्रतिपादन करने लगी। ठीक है साहब। अब क्या होता है कि न्यूज निकल कर आती है जून 25 को कि भारत सरकार बेनिफिशियरी को 7 किलोग्राम प्रति व्यक्ति के हिसाब से देने का प्लान कर रही है। टेक्निकली स्पीकिंग तो आप कहेंगे ये तो ठीक ही कर रही होगी, क्योंकि 35 किलोग्राम प्रति परिवार अगर मिलता है और किसी परिवार में 2 ही सदस्य हैं, तो जो बाकी बचा अनाज है वो अनाज किस काम का? ओके। वहीं दूसरी तरफ जो 2 व्यक्ति वाला परिवार है
वो अगर 14 किलोग्राम अनाज पाता है 35 की तुलना में, तो सरकार को इससे क्या फायदा। इन दोनों ही बातों को अब थोड़ा सा समझते हैं। इस टेबल से समझिए, अभी तक ये होता था कि परिवार में एक सदस्य है तो भी 35 किलोग्राम, और 5 सदस्य हैं तो भी 35, और उससे ऊपर तो फिर 35 ही मिलेगा। लेकिन प्रस्ताव के बाद में 35 वाले को 7 मिलना शुरू होगा, मतलब एक सदस्य वाले को 2 वाले को 14, 3 वाले को 21, 4 वाले को 28। इस प्रकार से जो वजन है उसके अंदर परिवर्तन आने लगेगा, जिससे जो एक सदस्य वाला व्यक्ति था, उसको परिवार था, उसको 28 किलो अनाज कम मिलेगा, 2 वाले को 21 किलो कम मिलेगा, 3 वाले को 14 किलो, 4 वाले को 7 किलो, बाकी सब में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये जो अंतर हुआ ना, इससे अगर लार्ज स्केल पर देखो तो काफी ज्यादा टन में अंतर आता है। मतलब स्टेट को दिए जाने वाले, क्योंकि ये तो प्रति माह बंटने वाला अनाज है, तो इस वजह से ओवरऑल जो अनाज है उसमें दिक्कत आएगी, यानी कि राज्य को जो अनाज पहुंचाया जाएगा उसके अंदर कमी आएगी। जहां तक बात हो तमिलनाडु की, तो यहां के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने प्रधानमंत्री को यह पत्र लिखकर कहा है कि साहब, हमारे यहां पर तमिलनाडु में 18.5 लाख अंत्योदय अन्न योजना के तहत आने वाले परिवार हैं। ऐसे में करीब 15.75 लाख परिवारों में 5 से कम सदस्य हैं। मतलब हमारे यहां तो जनसंख्या पहले ही कम है, अब आपकी मेजॉरिटी नंबर ऐसी है जिसमें 5 से कम लोग हैं। इसका मतलब तमिलनाडु को मिलने वाला जो अनाज है अब वो और कम हो जाएगा, यानी 85% परिवारों में अब 35 किलो अनाज नहीं जाएगा, जिससे राज्य को आवंटित होने वाला 65,000 टन अनाज अब घटकर 42,000 टन रह जाएगा, यानी 23,000 टन ऐसा होगा जो राज्यों को नहीं पहुंचेगा। अब 23,000 टन बड़ा नंबर है, 23,000 टन के हिसाब से 23,000 मल्टीप्लाई 1,000 और फिर पर केजी का भाव, तो ये करोड़ों में वैल्यू पहुंचती है। इतना राज्य के पास अब अनाज कम पड़ने लगेगा। यह बात केवल एक परिवार के केस में नहीं है, जिन राज्यों में परिवार छोटे हैं उन सब पर लागू होती है। तो तमिलनाडु और केरल दोनों पर ही यह बात लागू होती है। तो एक बार के लिए आप ये कहेंगे कि क्या बात कर रहे हो, 7 किलो अनाज के लिए कोई राज्य इस तरह से रिएक्ट कर सकता है क्या? लेकिन आप विचार करके देखो कि अगर 20 रुपए किलो भी चावल, क्योंकि तमिलनाडु चावल कंज्यूम कर रहा है, तो 23,000 मल्टीप्लाइड बाई 1,000 मल्टीप्लाइड बाई 20, तो 20 के साथ में 23,000, 46,000, 4,60,000, और उसके साथ में 3 जीरो और जोड़ दो, 5 और 3 8, लगभग 450 करोड़ के आसपास का अनाज होगा जो आपके तमिलनाडु को अब नहीं मिलेगा। तो अब तक जो मिल रहा था फिर उसका क्या हो रहा था, आपके दिमाग में ये सवाल आएगा। तो ये वो नंबर्स हैं जो तमिलनाडु को अब तक सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए गए। केरल का भी यही हाल है, क्योंकि केरल में भी जो औसत परिवार का साइज है वो छोटा है। इसके चलते सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही इस बात का विरोध किया है। तमिलनाडु और केरल दोनों ही इस बारे में विरोध करते हुए कह रहे हैं कि आप हमें अनाज कम देंगे। अब आपके दिमाग में एक बेहद बेसिक सा सवाल आएगा कि सब एक्स्ट्रा अनाज मिलता था उसका करोगे क्या, खाने में तो 7 किलो ही काम आ रहा है, और 7 किलो का प्रयोजन क्या है? असल में यह माना जाता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति 250 ग्राम अनाज कंज्यूम करता है एक दिन के अंदर, लेकिन उसके साथ वो दाल और सब्जियां या फिर तेल या फिर प्रोटीन जो भी सोर्सेज हैं वो उनको भी कंज्यूम करता है। लेकिन जो व्यक्ति अंत्योदय अन्न योजना में आ रहा है उसके लिए केवल 250 ग्राम अनाज देकर आप अन्य जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते। तो जिन परिवारों के सदस्य कम हैं वो इस अतिरिक्त अनाज से अपनी खाद्यान्न के अतिरिक्त जो जरूरतें थी उसे भी पूरा कर लेते हैं। यानी कि 250 ग्राम अनाज की जगह हो सकता है वो 500 ग्राम अनाज कंज्यूम कर रहा हो, या अतिरिक्त बचा हुआ 250 ग्राम उसको वो बार्टर करके दाल लेकर आता हो, या उसे बार्टर करके अपने लिए घी तेल जो भी उसकी आवश्यकता की चीजें हैं वो उन्हें लेकर आने का प्रयास करता हो। बोले ऐसा करके आप उन गरीबों के साथ जो इस अतिरिक्त अनाज पर निर्भर थे उनके साथ आप पार्शियलिटी कर देंगे, आप उनके लिए ठीक नहीं करेंगे। जहां तक बात है उत्तर भारतीय राज्यों की, वहां पर प्रति परिवार में सदस्य 5 से ऊपर ही हैं या 5 के लगभग ही हैं, तो उन्हें इसका ज्यादा नुकसान नहीं होगा जितना नुकसान हमें होगा। तो दक्षिण भारतीय राज्यों का इस प्रकार से इस घटना पर रिएक्शन आया। लेकिन अब यहां पर एक सवाल और आता है, आप तो अमीर राज्य हो, अमीरी की बात सुन लो। असल में एक डेटा बाहर आया जिससे पता चला कि गरीबी की अगर परसेंटेज देखी जाए तो तमिलनाडु में वो मात्र 3.62% है। मतलब आप ये समझिए कि पर कैपिटा अगर हम वो देखें स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर, अगर हम नहीं, एक डेटा था मेरे पास, हाँ ये रहा, पॉवर्टी के रेट की अगर हम बात करें, हाँ तो 2.2% ही तमिलनाडु के अंदर लोग गरीब हैं, और केरला के अंदर तो 0.555% है, मतलब 1% से भी कम है। वहीं पर
उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहां पर अगर आप देखें, झारखंड तो यहां पर 20% से ऊपर गरीबी है, राजस्थान में 15% गरीबी है। तो बोले यहां पर जब ये राज्य गरीब हैं, जिनको गरीब राज्य कहा गया है, उन्हें सही मायने में जरूरत होनी चाहिए, तो उनके यहां जनसंख्या ज्यादा है, उन तक तो अनाज पहुंच ही रहा है। आप अमीर राज्य हो, अमीर राज्य होकर के अगर जनसंख्या का मुद्दा उठाकर कि हमारे तो जनसंख्या कम है, उसका हमें पनिशमेंट दे रहे हो, क्या यह पॉइंट उठाना सही है? अब देखो, इस सही गलत का फैसला तो आप जिस भी क्षेत्र से होंगे अपने पक्ष में कर लेंगे, लेकिन जहां तक बात है तमिलनाडु की और केरल की, यहां से एक प्रश्न निकलता है कि जिन राज्यों में, जब आपको यह पता है कि भारत सरकार को भी पता होगा कि इन राज्यों में औसत सदस्य जो हैं परिवार के वो ज्यादा हैं और साथ ही साथ में यहां पर गरीबी भी है, यहां तो अनाज बंटता रहेगा, तो इस योजना को लाकर के आप बचा क्या रहे हो? तो सरकार कह रही है कि हम समानता स्थापित कर रहे हैं। कैसे? बोले 7 किलोग्राम वाले को 14 किलोग्राम क्यों मिले? मान लीजिए परिवार में 2 ही सदस्य हैं और उसे 35 किलोग्राम अनाज मिल रहा है, तो हम तो न्याय को स्थापित कर रहे हैं। 15 किलो अनाज एक आदमी खा रहा है, एक तरफ 7 किलो खा रहा है, हम तो न्याय लेकर आ रहे हैं। वास्तविकता में सवाल यह भी है कि राज्य सरकारें पूछ रही हैं कि आप इस अनाज को बचा करके इसे कहीं दूसरी तरफ तो डाइवर्ट नहीं करने वाले हो। दूसरी तरफ से मतलब क्या है कि साहब, आप इस बचे हुए अनाज से जो पोषक तत्व की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, लोग उससे कुछ और काप कापी लेते, उससे कुछ और पोषण पूर्ति कर लेते, तो पहले जो उसके अंदर परेशानियां हैं उन्हें रिजॉल्व कर लेते ना। बोले जैसे, बोले अंत्योदय अन्न योजना में गरीब जिनको माना गया है वो 2011 के आंकड़ों से है, 2021 के आंकड़े अभी तक आए नहीं, जनगणना 2026 की अभी हुई नहीं, और उससे पहले आप ड्राफ्टिंग में आ गए। बोले कम से कम उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर लेते कि कम से कम छोटे परिवारों का राशन घटा रहे हो तो इसके पीछे का क्या किरदार है, बड़े परिवारों को भी आप लाभ नहीं दे पा रहे हो, राज्यों के बीच जो असमानता है उनको दूर नहीं कर पा रहे हो, पोषण को दूर नहीं कर पा रहे हो, सूचना आपके पास पुरानी है, और जो माइग्रेट कर गए किसान या माइग्रेट कर गए मजदूर जो इधर से उधर दूसरे राज्यों में, या फिर पीओएस मशीन पर किसी को दिक्कत आ रही है, उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की बजाय घटा कैसे दें उस पर प्लान कर रहे हो। तो बोले इसका हमारे पास सॉल्यूशन होना चाहिए, लेकिन क्या आप इस अतिरिक्त चावल से इथेनॉल पैदा करना चाहते हो? बोले ये भी बता दो, क्योंकि अल्टीमेटली एनएफएसए संशोधन से अगर आप चावल की तरफ इनको ले गए, क्योंकि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बचा हुआ जो अतिरिक्त चावल होगा, अतिरिक्त गेहूं होगा, उसी से ही इथेनॉल बनाया जा रहा है, तो कहीं इथेनॉल के लिए तो ये सब नहीं हो रहा है। बाकी आपको क्या लगता है, दक्षिण भारतीय राज्यों की यह बात सही है, जायज है, या सरकार इस बचे हुए मतलब ग्रेन को इथेनॉल में कन्वर्ट कराने के लिए यूज करना चाहती है? क्या लगता है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और बाकी 2 दिन बचे हैं अंकित 33 कूपन कोड के, उसे आप इस्तेमाल करिए और अपने लिए लाभ सुनिश्चित करिए। धन्यवाद।